नमस्कार। आज की क्लास में हम तुलनात्मक राजनीति जो आपका पहला पेपर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे पहली यूनिट से तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में। पहले हम जानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, तुलनात्मक और राजनीति। तुलना किनकी? राजनीतिक व्यवस्थाओं की। राजनीतिक व्यवस्थाओं की किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था? किसी भी प्रकार की दो राजनीतिक व्यवस्थाओं की आपसी तुलना कैसे की जाती है, उनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं, इनके बारे में तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। राजनीति जैसे क्या है? राजनीति एक प्रकार की क्रिया है, वन टाइप ऑफ एक्शन। इसमें क्या करता है कि मनुष्य एक प्रकार का विशेष व्यवहार करता है और विशेष व्यवहार वह क्या करता है कि वह सामाजिक समूह का व्यक्ति है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में किसी समस्या का समाधान करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया अंत्यक्रिया करते हैं। और इसमें जो निर्णय लिया जाता है उसको लागू करने की एक सत्ता भी होती है। तो इसमें हम देखे जाते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, फिर उन निर्णयों को किस प्रकार लागू किया जाता है, इसको हम राजनीति कहते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में हम यही देखेंगे कि एक प्रकार की जो राजनीतिक क्रिया है उसके प्रकार दूसरे प्रकार की राजनीतिक क्रिया से किस प्रकार भिन्न होती है एक परिस्थिति, समय और काल में, और उस राजनीतिक व्यवस्था को क्रियाशील बनाने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उनका व्यवस्थित विश्लेषण करके उनके संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति का प्रयोग किया जाता है। इसे ही तुलनात्मक राजनीति सामान्य रूप से कहा जाता है। अब इसकी कुछ अगर हम परिभाषाएं देखें तुलनात्मक राजनीति का, तो तुलनात्मक राजनीति क्या है? जैसा कि एडवर्ड ए फ्रीमैन ने बोला कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकार के विविध प्रकारों की एक तुलनात्मक विवेचना एवं विश्लेषण है। राजनीतिक संस्था और सरकार के प्रकारों का विश्लेषण और विवेचन है। रॉबर्ट डाहल क्या कहता है कि समकालीन जो वर्तमान के समकालीन राष्ट्र हैं उनके आर्थिक स्वरूप, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक परंपराओं की तुलना की जाए ताकि सरकारी संस्थाओं से जुड़ी एक जैसी परिस्थितियों और लक्षणों को खोजा जा सके, अर्थात एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सके। राजनीति में तुलनात्मक राजनीति का एक महत्व उद्देश्य लक्ष्य यह भी है कि इस प्रकार की तुलना करके एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सके। तो तुलनात्मक राजनीति है उसका संबंध किस राजनीतिक व्यवहार की एक संपूर्णता के अध्ययन से। राजनीतिक व्यवहार जिसमें सरकार का, सरकारी संस्थाओं का और इसके अलावा राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, गैर सरकारी कारक जो इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनका भी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में सम्मिलित किया जाता है, जिससे सरकार का व्यवहार या तो इस टाइप का बनता है या उस टाइप का बनता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन है। तो अगर हम ये देखें, जो परिभाषाएं देखिए, तो इसमें एक बात स्पष्ट होती है कि तुलनात्मक राजनीति राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं व गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, इनकी राज्य की राजनीति में क्या भूमिका है, सरकार के निर्णयों में इनकी क्या भूमिका है, इनके बारे में भी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। मतलब राजनीतिक व्यवहार के अनेक पहलू जो शासकीय भी हो और गैर शासकीय भी हो, उनका अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। व्यवहार की संपूर्णता से है, एक तरीके से हम कह सकते हैं तुलनात्मक राजनीति का संबंध किससे है? राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता, टोटलिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर से, जिसमें सरकार व राज्य की संस्थाओं का अध्ययन तो होता ही है,
इसके साथ साथ उन प्रभाव एवं प्रक्रियाओं का भी अध्ययन होता है जिसमें सरकार का व्यवहार बनता है। जेके रॉबर्ट्स ने एक अर्थ स्पष्ट किया है, वो ये है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, एक बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है जिसमें तुलनात्मक सरकारों व गैर शासकीय राजनीति, कबीलों, संप्रदायों व गैर शासकीय संगठनों का राजनीति का अध्ययन भी किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति का ये इतना सा अर्थ है। अब हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। प्रकृति को लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद है। नेचर किस टाइप का है, इसमें क्या क्या तुलना की जाती है, और ये मतभेद मोटे तौर पर दो धारणाओं में बंटा हुआ है, जिसमें से पहला है कि तुलनात्मक राजनीति एक प्रकार का लंबात्मक तुलना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ए वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। और दूसरा कहता है कि इट इज ए हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी, क्षैतिज तुलना है। अब हम इनका अर्थ जानते हैं कि लंबात्मक तुलना का क्या मतलब है और क्षैतिज तुलना का क्या मतलब है, किन किन की तुलना की जाती है, किस प्रकार तुलना की जानी चाहिए, ये इसका मतलब है प्रकृति का। तो पहला है कि तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक तुलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकार व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण ही तुलनात्मक राजनीति है। इसको मानने वाले ये मानते हैं कि एक राज्य में कई स्तरों पर, विभिन्न स्तरों पर सरकारें स्थापित होती है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वर्तमान में स्थानीय सरकार भी होती है। तो इन की आपस में तुलना की जानी चाहिए कि इनको संरचना किस प्रकार है, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इनकी तुलना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। इनमें ही सर्वव्यापक व आंशिक की आपस में तुलना की जाती है। तो इस धारणा के विचारक क्या मानते हैं कि एक देश की राष्ट्रीय सरकार तो एक ही होती है, परंतु राज्य या आंशिक सरकारें अनेक होती है, इसलिए इनसे संबंधित राजनीतिक प्रक्रियाओं व संस्थाओं की तुलना करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जैसे अगर राज्य एकात्मक है तो उसमें एक राष्ट्रीय सरकार होगी और कई स्थानीय सरकार या इकाइयाँ होगी, और अगर राज्य व्यवस्था संघात्मक है तो राष्ट्रीय, प्रांतीय व स्थानीय सरकार होगी। तो इस धारणा के समर्थक क्या मानते हैं कि एक ही राज्य में विभिन्न स्तरों की विभिन्न सरकारों की तुलना करना लंबात्मक तुलना कहलाता है, और तुलनात्मक राजनीति इन्हीं की पारस्परिक तुलना करने से संबंध शास्त्र है। तो इस बात को मानने वाले तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा इस आधार पर करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की विभिन्न सरकारों का लंबात्मक तुलना है, परंतु अगर हम इसकी आलोचना करें तो ये एक तरीके से संपूर्ण अध्ययन नहीं है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति की ये परिभाषा तर्कसंगत नहीं लगती हमें। क्यों नहीं लगती? क्योंकि जो राष्ट्रीय सरकार और आंशिक सरकार होती है उनके बीच जो समानता दिखाई देती है वो सतही समानता होती है, छिछली समानता होती है, गहरी नहीं होती। और अगर इन समानताओं की गहराई में जाए तो हमें असमानता अधिक दिखाई देती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इनमें एक ही देश की विभिन्न सरकार होती है, उनमें बहुत प्रकार की असमानता दिखाई देती है हमें। राज्य सरकार है, संघ सरकार है। भारत का उदाहरण देख के समझ लो, संविधान के द्वारा संघ सरकार को अधिक शक्तियां दी गई है, उनको अधिक विधायी कानून बनाने का क्षेत्राधिकार उनका व्यापक है, तो उनमें आप तुलना नहीं कर सकते राज्य और संघ की। आर्थिक संसाधनों की असमानता, राज्य अपने बजट के लिए संघ सरकार पर निर्भर है, वित्तीय सहायता, ऋण या ये कोई भी योजना होती है जिनका पैसा संघ सरकार से मिलता है, तो दोनों में
आर्थिक असमानता पाई जाती है। तो इस प्रकार हम तुलना नहीं कर सकते कि दोनों की शक्तियाँ बराबर है। तुलना हमेशा बराबर वालों में की जाती है। एक जैसा एक प्लेग्राउंड सेम होता है, उनमें तुलना की जाती है। शक्ति की असमानता होती है, नियमों की विधियों की असमानता होती है, संविधान इनको ज़्यादा शक्तियाँ देता है राज्यों को अपेक्षा संघ को, तो इनमें तुलना नहीं की जा सकती। और एकात्मक शासन व्यवस्था में तो इकाइयों का अस्तित्व ही संघ की इच्छा पर टिका हुआ होता है। वो जितना चाहे उतना उनको कानून दे सकती है और उनको उसी मात्रा में वापस ले भी सकती है। तो इस प्रकार की तुलना आलोचना से घिरी हुई है। तो तुलनात्मक राजनीति एक प्रकार का लंबात्मक तुलना नहीं हो सकती। तो इसी के विरोध में दूसरा जो विचार उभर कर आया कि तुलनात्मक राजनीति की प्रक्रिया लंबात्मक नहीं है, बल्कि ये क्षैतिज तुलना है, अम्रांतीय तुलना है, हॉरिजेंटल स्टडी है। तो हॉरिजेंटल स्टडी क्या मानता है? हॉरिजेंटल स्टडी मानता है कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की अम्रांतीय तुलनात्मक अध्ययन है, एक जैसी विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की। और ये धारणा सही भी है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य की पूर्ति इसी प्रकार की तुलना से होती है और ऐसी तुलना का महत्व भी है। और इससे हम एक सामान्यकरण भी संभव कर जनरलाइजेशन भी संभव होता है, जिसमें कि हर सामान्य व विचित्र राजनीतिक व्यवहार को समझा व विश्लेषित किया जा सकता है। तो इसलिए तुलनात्मक राजनीति की जो ये अम्रांतीय तुलना की धारणा है, ये इसके सही प्रकृति का चित्रण करती हुई मानी जा सकती है। तो अगर हम तुलनात्मक राजनीति को राष्ट्रीय सरकारों की अम्रांतीय तुलना मानते हैं, तो इसमें दो संभावनाएं हमें दिखाई देती है। पहली तो ये कि एक ही देश की विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना, एक ही देश में विभिन्न कालों में, जैसा कि भारत में हम इसको देखेंगे आगे। और दूसरा यह है कि उन राष्ट्रीय सरकारों में तुलना जो आज के टाइम संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो इन दोनों का हम विस्तृत विवेचन करेंगे और इनमें कौन अधिक प्रासंगिक है उसका भी बारे में हम जानेंगे। तो पहला देखते हैं कि अम्रांतीय तुलना किन की? एक ही देश की विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना। तो इसमें क्या माना जाता है कि एक देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकार होती है, उनकी ऐतिहासिक तुलना तुलनात्मक राजनीति में होनी चाहिए। और हर राज्य की वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसकी एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी होती है। तो वर्तमान की जो राजनीतिक संस्था है, प्रक्रिया है, व्यवहार है, उनका विश्लेषण करने के लिए अतीत को एक हम रेफरेंस के रूप में व्यवस्थित अध्ययन का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या करते हैं, अतीत के ज्ञान को वर्तमान राजनीतिक प्रकृति को समझने में सहायता हमें मिलती है। अगर हम इतिहास को एक हॉरिजेंटल कॉन्टिनम निरंतर रेखा के रूप में देखें, तो भारत के संदर्भ में तुलना अगर हम देखें तो भारत की प्राचीन भारत की राष्ट्रीय सरकारों, मध्यकालीन भारत और ब्रिटिशकालीन भारत की राष्ट्रीय सरकारों और आधुनिक स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सरकारों के बीच हम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, प्राचीन से आधुनिक, तो इनमें आपस में हम तुलना कर सकते हैं कि वहाँ शक्ति का केंद्र क्या था, लोगों राजनीतिक व्यवहार को, व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते थे, उनकी सहभागिता किस प्रकार की थी, इसके आधार पर हम इनकी तुलना कर सकते हैं। तो इस जो आप देख रहे हो डायग्राम, इससे एक बात स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत की जो वर्तमान राष्ट्रीय सरकार है, तो उसके व्यवहार की विशेषताओं को अतीत की राष्ट्रीय सरकारों से तुलना करके अधिक हम स्पष्ट कर सकते हैं कि पहले लोगों की सहभागिता नहीं थी, अब अच्छी सहभागिता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोग अपने अभिव्यक्ति और आज़ादी की स्वतंत्रता है, उनको बहुत प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। तो इस आधार पर हम उनकी तुलना करके वर्तमान सरकार की अधिक स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को हम क्या कर सकते हैं, अधिक उपयोगी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं हुई है उनका क्रमिक विकास का प्रभाव हमें दिखाई देता है। और इस प्रकार क्या करते हैं हम, विकास की सामग्री इतिहास से उपलब्ध होती है और किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का आधार बनती है वो। और इस सामग्री के आधार पर हम किसी सरकार का टाइम कंटिन्यूम के अंकन करके उनमें तुलना कर सकते हैं, समय अंकन पर उनका निरंतरता पर
अंकन करके उनमें तुलना कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार की तुलना के अध्ययन को आवश्यक हो तो और अधिक गहरा भी बनाया जा सकता है। गहरा किस प्रकार की आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में भी हम अगर देखें तो इसको 3-4 युगों में बांट कर देख सकते हैं कि जैसे आधुनिक भारत है 1947 से 64 तक नेहरू युग है, 64 से 66 तक शास्त्री युग है, 66 से 77 तक इंदिरा गांधी युग है, 77 से 80 जनता पार्टी का युग। उसी प्रकार हम इनकी तुलना कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर हम देखें पर्टिकुलर और अगर गहराई से हम देखें तो इंदिरा गांधी के युग को भी हम टुकड़ों में बांट कर देख सकते हैं। पहले चुनाव में विभाजन, पाकिस्तान के साथ संघर्ष, मध्यावधि चुनाव, आपातकाल, इस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय सरकारों की ये जो समस्तरीय तुलना है वो हम अवश्य ही ऐतिहासिक संदर्भ में की जा सकती है, परंतु इसके लिए ये जरूरी है कि हमें हर काल की राष्ट्रीय सरकारों के बारे में एक जैसी समान जानकारी और तथ्य उपलब्ध हो। और अगर ऐसा नहीं है तो तुलना संभव नहीं है। और तुलना के लिए केवल तथ्य काफ़ी नहीं होते हैं, उन तथ्यों के आधार भी स्पष्ट होने चाहिए, तभी हम एक अच्छी तुलना कर सकते हैं। ये जैसा आप देख रहे हो कि इसको और अधिक गहरा कैसे बनाया जा सकता है। ऐतिहासिक निरंतर रेखा को स्वतंत्र भारत का है, फिर इंदिरा गांधी युग का है, तो इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, तुलनात्मक राजनीति क्या है, ऐतिहासिक संदर्भ की राष्ट्रीय सरकारों की एक समस्तरीय तुलना है। और इस प्रकार की तुलना का अपना महत्व भी है, परंतु ये काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे इस सब्जेक्ट की उपयोगिता सीमित हो जाती है और इसमें केवल एक राज्य की राष्ट्रीय सरकारों की विभिन्न काल में समझने में हमें सहायता मिलती है। एक राष्ट्र से भिन्न दूसरे राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता व संगठन वाले राज्य की सरकार की प्रकृति व व्यवहार को समझने के लिए ये प्रकृति अपर्याप्त है, ये तरीका अपर्याप्त है। तो इसके अलावा भी तो वर्तमान सरकार और अतीत की सरकारों की तुलना के लिए आवश्यक समान विषय परिधि भी संभव नहीं होती है। तो ऐसी तुलनाएं राजनीतिक व्यवहार की गतिशीलता के स्थान पर केवल संस्थात्मक सतह तक की संभव होती है। तो इस कारण क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों से संबंधित राजनीतिक व्यवहार की तुलना करना अधिक उपयोगी होगा उसके, जिससे कि उसकी प्रकृति को अच्छे से समझ सके। तो समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की अम्बरांतीय तुलना है तुलनात्मक राजनीति, जो अंतिम रूप से कहने वाला यही है। तो ये कहता है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्रकृति है तो उसकी वर्तमान में जो सर्वमान्य धारणा है वो यही है कि जो वर्तमान विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सरकार है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। जीन ब्लॉन्डले इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है और वह यह है समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंध राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्ययन करना। तो वास्तव में क्या होता है कि इस प्रकार की तुलना से न केवल जनरलाइजेशन हम कोई सामान्य सिद्धांत बना सकते हैं, बल्कि राजनीतिक व्यवहार के संबंध में ऐसे सिद्धांत भी हम प्रतिपादित कर सकते हैं जिनसे हर देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सके और हर प्रकार की विचित्र राजनीतिक घटना का हम स्पष्टीकरण दे सके कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी देश में ऐसी घटी है तो उसके पीछे कारणों का हम अध्ययन करके कोई अगर दूसरे जगह पर घटती है तो उसके हम कारणों का स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। और इससे राजनीतिक संस्था और व्यवस्था होती है उनकी प्रकृति और कार्यविधि को आसानी से समझा जा सकता है। तो ये तुलनात्मक राजनीति की हमने प्रकृति के बारे में देखा। पहला तो क्षैतिज तुलना, एक ही देश की विभिन्न सरकारों के स्तर की तुलना। दूसरा अम्बरांतीय तुलना, उसमें भी दो सब उपवर्गीकरण, एक ही देश की विभिन्न कालों में विद्यमान सरकारों की तुलना और दूसरा समकाल में विश्व की विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना। तो इस प्रकार की जो हमने विवेचन किया इससे एक बात स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन है और स्वतंत्र विषय है
जो राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित राजनीति से है, फिर भी यह राजनीति विज्ञान से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें राज्य व गैर शासकीय दोनों का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राजनीतिक विषयों से जुड़ा हुआ होता है। तो तुलनात्मक राजनीति क्या है? एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों का ऐतिहासिक संदर्भ व राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ वो राजनीतिक प्रक्रियाओं व राजनीतिक व्यवहार तथा सरकारी तंत्र को प्रभावित करने वाली गैर सरकारी व्यवस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन है। तो इस प्रकार तुलना की जानी चाहिए। तुलना का तरीका क्या होना चाहिए, तुलना में किन किन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो ये इसकी प्रकृति इसको स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्लास में हम तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।